नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम ख़बरें। सबसे पहले बात GHMC इंतखाबात के नतायज की। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात के वोटों की गिनती का अमल मुकम्मिल हो गया है। 150 डिवीजन्स में 149 डिवीजन्स के नतायज जारी हो गए हैं और एक डिवीज़न नेरदमेट के नतीजे को अदालत की मुदाखलत के बाद रोक दिया गया। जहां TRS पार्टी को सबकत हासिल है। TRS पार्टी ने इस इंतखाबात में 55 डिवीजन्स में कामयाबी दर्ज कर ली है। बीजेपी को 48 और मजलिस को 44 डिवीजन्स में कामयाबी मिली है, जबकि कांग्रेस को 2 डिवीजन्स में जीत मिली है। इन नतीजों की जब काउंटिंग शुरू हुई, सुबह से ही काफ़ी हंगामे रहे। पहले पोस्टल बैलेट के जब रिज़ल्ट जारी हुए तो उसके बाद ही कौमी मीडिया, खासकर गोदी मीडिया ने बहुत सारे ऐसी खबरें चलाई जैसे कि बीजेपी ने GHMC इलेक्शन जीत लिया, हैदराबाद पे बीजेपी का कब्जा हो गया, ऐसी खबरें चली। पोस्टल बैलेट के नतीजों को, जो 1960 पोस्टल बैलेट थे, उन नतीजों को ही असल नतायज के तौर पे पेश किया गया। उसके बाद ये खुलासा हुआ कि नहीं, ये तो सिर्फ पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं और करीब 34 लाख वोटों की गिनती अभी बाकी है। उसके बाद गिनती का दौर शुरू हुआ। जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे 30 काउंटिंग सेंटर्स थे, वहाँ पे काउंटिंग हुई। जो प्रोसीजर है, क्योंकि बैलेट के ज़रिए ये इलेक्शन करवाया गया था, EVM इस बार नहीं थे। इन बैलेट्स को पहले बॉक्सेस से निकाला गया, उसके बाद उन्हें अलग अलग सॉर्ट किया गया, 25-25 के बंडल बनाए गए। उसके बाद काउंटिंग हुई, उसके बाद नतीजे आने शुरू हुए और नतीजे आज रात 9:30 बजे तक भी मुकम्मल नतीजे नहीं आए। धीरे धीरे नतीजे आना शुरू हुए और जब नतीजे आए तो नतीजों ने शुरुआत में जहां TRS को 70 की लीड बताई गई, उसके बाद बीजेपी का जो टैली है वो लगातार बढ़ती गई और बीजेपी 48 पे आके रुक गई। एक जो रिज़ल्ट है वो नेरदमेट का हाईकोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसका नतीजे का ऐलान नहीं किया गया। वहाँ 505 वोटों से TRS लीड कर रही है, लेकिन 544 जो वोट हैं उस पर स्वास्थ्य का मार्क नहीं है और हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अगर वो स्वास्थ्य का मार्क बैलेट पेपर पे नहीं हो तो वहाँ के नतीजे काउंट में नहीं लिए जा सकते, वहाँ के नतीजे रोकने पड़ेंगे। और इसकी वजह से एक जगह पे नेरदमेट का नतीजा रुका हुआ है। 149 में TRS के पास 55, बीजेपी के पास 48, MIM के पास 44 और कांग्रेस ने 2 जगह जीत हासिल की है। अगर हम इन नतीजों का तकाबुल करें, कंपेयर करें इनको 2016 के नतीजों से, तो TRS पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 44 सीटों पे TRS पार्टी को शिकस्त हुई है, जहां उसके पहले कैंडिडेट थे। पिछले इंतखाबात में 99 सीटों पर TRS ने कामयाबी हासिल की थी और इस बार 55 पे। बीजेपी पिछली बार 4 वहाँ पे उसके कॉर्पोरेटर इलेक्ट हुए थे 2016 में और इस बार बीजेपी के पास 48 है, यानी बीजेपी को 44 का गेन हुआ है। MIM की बात करें तो पिछली बार MIM को 44 पिछली बार भी थे, इस बार भी 44 सीटें मिली हैं, तो MIM को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना फ़ायदा हुआ इन इंतखाबात में। कांग्रेस पार्टी पिछले बार भी उसने 2 सीटें जीती थी, लेकिन जिन हलकों से पिछली बार जीती थी इस बार वो वहाँ हार गई और 2 नए हलकों से वो जीत चुकी है। TDP को पिछली बार 1 सीट मिली थी, इस बार TDP अपना खाता यहाँ पे नहीं खोल पाई। अगर हम मजमूई तौर पे देखें तो इन इंतखाबात में बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली, TRS की बहुत बड़ी हार हुई है। और अगर हम नंबर्स की अगर बात करें तो 150 की GHMC है, यानी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और इस कॉरपोरेशन में फ़िलहाल ये एक हंग कॉरपोरेशन के टाइप में बन गई है। किसी भी पार्टी के पास 75 का जो आंकड़ा है वो नहीं है ताकि मेयर और डिप्टी मेयर बना सके, लेकिन TRS के पास एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, क्योंकि जो मकामी अराकीन असेंबली होते हैं और जो MPs होते हैं उनके भी वोट होते हैं यहाँ पे। अगर TRS उन वोटों का भी इस्तेमाल करे तो अपना मेयर और डिप्टी मेयर बना सकती है, लेकिन ये नंबर्स कितना काम करेंगे ये देखना होगा, क्योंकि अगर MIM और बीजेपी दोनों खिलाफ में वोट डालते हैं तो मुश्किल होगा TRS के लिए अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाना। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि TRS अपने एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के दम पर ही अगला मेयर और डिप्टी मेयर बनाए। अभी काफ़ी वक्त है, 16 फरवरी 2021 को
मौजूदा जीएचएमसी का टर्म ख़त्म होने वाला है। तो लिहाजा ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये सब मेयर और डिप्टी मेयर बनाने का जो अमल है वो काफ़ी वक्त के बाद शुरू होगा। फ़िलहाल ये नंबर्स हमारे सामने हैं। इन नंबर्स को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर तेलंगाना में उभरी है। और बीजेपी जो बार बार ये कहती थी कि वो एक ऑल्टरनेट है, यहाँ सबसे मेन ऑपोजिशन बीजेपी ही है, बीजेपी ने इन इंतखाबात में अपने इस दावे को सच साबित कर दिया। अगर हम जीएचएमसी की बात करें तो जीएचएमसी के टोटल यहाँ पे 6 जोन है, चार मीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद, श्रीलिंगमपल्ली। इसमें बीजेपी को जो बहुत बड़ी जो कामयाबी मिली है वो मिली है एलबी नगर और सिकंदराबाद में। एलबी नगर में बीजेपी ने 15 सीटें जीती हैं, सिकंदराबाद में 14 सीटें जीती हैं, जबकि एमआईएम का पूरा जोर चार मीनार और खैरताबाद में रहा। चार मीनार में 29 कॉर्पोरेटर्स एमआईएम के इलेक्ट हुए हैं, खैरताबाद जोन में 13 इलेक्ट हुए हैं। सिकंदराबाद और शेरलिंगमपल्ली में एक एक वहाँ से इलेक्ट हुआ है। और टीआरएस की अगर बात करें तो चार मीनार जोन में टीआरएस 0 है, खैरताबाद में 5 है, कुकटपल्ली में 20, एलबी नगर में 6, सिकंदराबाद में 11 और श्रीलिंगमपल्ली में 13। इन इक्वेशंस अगर हम इन आंकड़ों के नतीजों को देखें तो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो काफ़ी शिफ्ट हुआ है। सिटी के आउटस्कर्ट्स में बीजेपी एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरी है। जो हार्ट ऑफ द सिटी है वहाँ पे भी टीआरएस के वोट बैंक को बीजेपी ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। और कांग्रेस पार्टी ने 2 सीटें जो जीती हैं वो दोनों एलबी नगर में हैं। एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था कि मल्काजगिरी के, क्योंकि वहाँ से ए रेवंत रेड्डी जो मल्काजगिरी के एमपी हैं और टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, हो सकता है कि वो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दें। और वहाँ के 41 सीट्स थे, 41 में ये तवक्को थी कि वो कम से कम 10 से 15 सीटें वहाँ पे जीते। ऐसा कुछ वहाँ देखने को नहीं मिला। हालांकि अभी फाइनल वोट शेयर आना बाकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर पिछले इंतखाबात के मुकाबले बढ़ा है, लेकिन बीजेपी का बहुत ज़्यादा वोट शेयर यहाँ पे बढ़ गया है। और जीएचएमसी में जुमला 24 असेंबली हल्के आते हैं। और अगर हम इन 24 हलकों की अगर बात करें तो यहाँ पे 1/3 जो फोर्स है वो बीजेपी के पास यहाँ पे आ चुकी है। और 119 यहाँ पे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं तेलंगाना में। अगर हम जीएचएमसी के इन नतीजों का इम्पैक्ट देखें तो ये इम्पैक्ट आने वाले असेंबली इंतखाबात में बहुत वाज़ेह नज़र आएगा। और इंतखाबात जो टोन पे शुरू हुए थे, हालांकि नतीजे टीआरएस के बहुत खिलाफ भी नहीं गए, क्योंकि टीआरएस अभी भी इतनी हार के बाद भी 40 सीटों की हार के बावजूद टीआरएस अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने की कोशिश पूरी करेगी और पूरी तवक्को है कि वो बना लेगी। उसके बावजूद भी टीआरएस का अपना जो वोट बैंक है वो बहुत बुरी तरीके से इरोड हुआ है और बीजेपी को इन सभी इलाकों में बहुत फ़ायदा हुआ है। इन नतीजों का इम्पैक्ट आने वाले दिनों में बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक जीएचएमसी में पिछली बार कोई अपोजिशन नहीं था, कोई सवाल करने वाला नहीं था, लेकिन इस बार यहाँ पे एमआईएम और बीजेपी ये दोनों अगर मुखालिफिन में बैठते हैं, अपोजिशन का रोल प्ले करते हैं, तो टीआरएस को कॉरपोरेशन चलाना बहुत मुश्किल होगा। पिछले 1 साल के दौरान रियासत के हर फर्द ने डबल बेडरूम मकानात के बारे में ज़बरदस्त शोर सुना है। बल्दी इंतखाबात में ये शोर कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से सुनाई दिया। इंतखाबी मुहिम के दौरान हुक्मरान जमात ने दावा किया कि 2 लाख के करीब डबल बेडरूम मकानात बनाए गए हैं।
और रियासत की आवाम ये खबर सुनकर काफ़ी मसरूर है और बल्दी इंतखाबात में इस नाम पर आवाम से वोट भी मांगे गए। लेकिन अब एक नई हकीकत सामने आई है, वो ये कि अभी से ये मकानात बेनिफिशरीज़ को नहीं दिए जाएंगे। शायद हुकूमत इन मकानात के इश्तिहार और मंसूबे को अगले इंतखाबात के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अब अनकरीब जो भी इंतखाबात होंगे, शायद ये मकानात और इस स्कीम को इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बेनिफिशरीज़ ने शिकायत की है कि उन्हें अभी से मकानात हवाले नहीं किए गए हैं। डबल बेडरूम के मामले में हुकूमत तशहीर के मैदान में आगे है, जबकि इस स्कीम की डिलीवरी काफ़ी कमज़ोर ही दिखाई देती है। पुराने शहर में कई दरखास्तें दी गई, लाखों दरखास्तें कलेक्टर के दफ्तर पर अंबार की शक्ल में पड़ी हैं और उन पर कोई कार्रवाई होती हुई नहीं मालूम होती। अभी भी कई स्लम इलाकों में डबल बेडरूम की स्कीम पर काम शुरू नहीं हो सका। ताज़ा तौर पर यह बात सामने आई है कि जिन यूनिट्स का बल्दी इंतखाबात की मुहिम में इश्तिहार किया जा रहा था, वो अभी से लोगों के हवाले नहीं किए जाएंगे। ऐसा लगता है कि हुकूमत आइंदा इंतखाबात के लिए एजेंडा लेस हो गई है और डबल बेडरूम यूनिट्स को आइंदा इंतखाबात में दोबारा तशहीर के जरिए अपने नंबर बढ़ाना चाहती है। सितंबर में ही ऐलान किया गया था कि 90% यूनिट्स की तामीर मुकम्मल हो गई है और उन्हें बेनिफिशरीज़ के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन इंतखाबी मुहिम में इसकी खूब तशहीर के बावजूद उन्हें हवाले नहीं किया गया और आज भी ये 9 तामीर शुदा डबल बेडरूम यूनिट्स खाली ही पड़े हैं। इन मकानात की तकसीम का मुहूर्त कब निकलेगा, ये या तो वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ही बता सकते हैं या फिर शायद आइंदा इंतखाबात। रियासती हुकूमत की जानिब से सेहत के शोबे को अव्वलीन तरजीह देने और इलाज की बेहतर से बेहतर सहूलतों की फराहमी के बुलंदो बांग दावों के दरमियान जिन ज़मीनी हक़ाइक़ का इंकशाफ हुआ, वो चौंका देने वाला है। शहर के उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल्स गरीब मरीजों का वाहिद सहारा है, लेकिन इन दिनों यहाँ मरीजों के इलाज पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से गरीब तबका परेशान है, क्योंकि इन हॉस्पिटल से ऐसे ही अफराद रुजू होते हैं जिनकी माली हालत उन्हें खानगी या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से रुजू होने की इजाज़त नहीं देती। मामूली सर्जरी से हटकर अगर बात करें तो बड़े बड़े ऑपरेशन आज तक भी नहीं किए जा रहे हैं। माह जुलाई में उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी दाखिल होने के बाद ख़दीम इमारत को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ के मरीज़ों को भी नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया और मरीज़ों की गुंजाइश में कमी हो गई। इसके अलावा यहाँ नए ऑपरेशन थिएटर्स कायम नहीं किए गए, जिसका मुतालबा करते हुए जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया था, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। नई इमारत में प्लास्टिक सर्जरी थिएटर को ही जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह न्यूरो सर्जरी थिएटर का ही ऑर्थो सर्जरी डिपार्टमेंट की जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशनों में ताख़ीर हो रही है या ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन्स और लैप्रोस्कोपिक के जरिए किए जाने वाले ऑपरेशंस रोक दिए गए हैं। गांधी हॉस्पिटल में कोरोना के बहाने ऑपरेशंस बंद हैं। हाल ही में गांधी हॉस्पिटल को नॉन कोविड मरीजों के लिए खोल दिया गया। ताहम डॉक्टर्स का कहना है कि सर्जिकल डिपार्टमेंट के मुकम्मल तौर पर काम करने के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं। मुत्तहदा ज़िले करीमनगर के पिद्दापल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले श्रीनिवास का कहना है कि वो कमर के दर्द से मुतासिर हैं। स्कैनिंग करवाने और खानगी हॉस्पिटल से रुजू होने पर हिप रिप्लेसमेंट करवाने का मशवरा दिया गया। इसके लिए 3 से 4 लाख रुपए दरकार हैं, जिसके बाद वो करीमनगर के सिविल हॉस्पिटल से रुजू हुए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें गांधी या उस्मानिया हॉस्पिटल से रुजू होने का मशवरा दिया। गांधी हॉस्पिटल से इंक्वायरी करने पर मालूम हुआ कि कोरोना की वजह से यहाँ ऑपरेशंस नहीं किए जा रहे हैं। उस्मानिया से रब्ता कायम करने पर बताया गया कि अभी ऑपरेशन मुमकिन नहीं है। ये तो बात हुई सरकारी हॉस्पिटल्स की। अब नज़र डालते हैं कि अजला के वेलनेस सेंटर्स पर। हैदराबाद के अलावा रियासत के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में फरवरी 2019 को 12 वेलनेस सेंटर शुरू किए गए। रियासती हुकूमत ने बड़े ही जोश व खरोश से वेलनेस सेंटर्स कायम किए, लेकिन निज़ामाबाद के एक सेंटर में मरीज़ों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन, वजीफ़ा याब हजरात और सहाफ़ियों के लिए वेलनेस सेंटर्स कायम किए। इन मराकज़ में कई तरह के मसाइल दरपेश हैं। ख़ास तौर पर निज़ामाबाद के इस सेंटर में अद्वियात और अमले की किल्लत है। इस सेंटर से रुजू होते हुए तिब्बी मायने करवाने वालों को दरकार अद्वियात फराहम न करने की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। यहाँ आने वाले मरीजों को बाहर से पैसे देकर दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। इस सेंटर से रुजू होने वाले अफराद का कहना है कि मुफ्त दी जाने वाली दवाएं वो क्यों बाहर से खरीदें। चंद दिन कबल वेलनेस सेंटर के सामने एहतजाज भी किया गया था। ज़िले निज़ामाबाद में कोरोना वायरस के फैलने से कबल रोज़ाना 120 मरीजों का बहैसियत आउट पेशेंट इलाज किया जाता था। अब सिर्फ 90 मरीजों का तिब्बी मायना किया जा रहा है। साबिक़ में यहाँ मरीजों को 1 माह की दवा मुफ्त दी जाती थी, लेकिन अब दवाएं देने का सिलसिला बंद हो गया। ख़ास तौर पर BP और शुगर के मरीज़ यहाँ से महीने भर की दवा लिया करते थे, लेकिन अब ये दवाएं नहीं दी जा रही हैं।
इसके अलावा डायलिसिस के मरीजों, हार्ट पेशेंट्स और सेहत के दीगर मसाइल से दो चार अफराद को भी दवाएं नहीं दी जा रही हैं। पता चला है कि पिछले 3 माह से यहाँ का यही हाल है, जिसकी वजह से मरीज दवाएं बाहर से खरीदने पर मजबूर हैं। दवाओं से हटकर बात करें तो इस वक्त वेलनेस सेंटर में अमले की भी कमी है। वेलनेस सेंटर्स के जिम्मेदारों का कहना है कि हर माह वेलनेस सेंटर के लिए दरकार अद्विया से मुतालिक तफसीलात हेड ऑफिस रवाना की जा रही हैं, बावजूद इसके सप्लाई बंद है। जिम्मेदारान ऐसे मरीज जिन्हें महीना भर की दवा दी जाती है उन्हें होने वाली मुश्किलात का एतराफ़ कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ रुजू होने वाले मरीजों की तादाद के पेश नज़र 2 मेडिकल ऑफिसर्स की ज़रूरत है। शायद हुकूमत को याद ना हो, लेकिन रियासती आवाम को अच्छी तरह याद है कि शहर हैदराबाद को मेडिकल हब में तब्दील करने का वादा किया गया था। उस वक्त जिस तरह से शोबे तिब को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसे देखकर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हैदराबाद मेडिकल हब कब बनेगा और आवाम को सरकारी हॉस्पिटल्स में कॉरपोरेट तर्ज की सहूलतें ना सही मुनासिब इलाज की सहूलत कब मिलेगी। ज़राई ख़वानीन के खिलाफ किसानों के मुजाहरे का आज 9वां दिन है। हुकूमत के साथ जुमेरात को होने वाली इजलास से पहले किसानों ने आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद करने का ऐलान किया। उनका कहना है कि अब दिल्ली की बची हुई सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। किसानों की मीटिंग के बाद उनके कायद हरविंदर सिंह लखवाल ने ये जानकारी दी। किसान तंजीमें पहले ही कह चुकी हैं कि 5 दिसंबर यानी हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई। पिटिशनर ने कहा कि किसानों को दिल्ली की सरहदों से फौरी हटाने का हुक्म दिया जाए क्योंकि मुजाहिरीन की वजह से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। पिटिशनर ने वकील ओम प्रकाश परिहर ने जानकारी दी। हालांकि इस अर्जी पर सुनवाई का दिन तय नहीं हुआ। वहीं किसान भाइयों को आज वेस्ट बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का भी साथ मिल गया। ममता बनर्जी ने कई किसान कायदीन से फ़ोन पर बातचीत की और उनसे कहा कि नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ उनके एहतजाज में तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह साथ है। एक तरफ मोदी हुकूमत किसानों के साथ बातचीत के जरिए ज़रई क़वानीन के खिलाफ उनकी नाराज़गी ख़त्म करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ किसानों पर हो रहे मज़ालिम के खिलाफ अवार्ड वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। पंजाब के साबिक़ वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण गुज़िश्ता दिनों वापस कर दिया और अब खबरें सामने आ रही हैं कि तकरीबन 30 साबिक़ खिलाड़ी जल्द ही अपना सरकारी अवार्ड वापस करेंगे। दरअसल साबिक़ हिंदुस्तानी बास्केटबॉल खिलाड़ी और अर्जुन अवार्ड याफ्ता सज्जन सिंह चीमा ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि वो 5 दिसंबर को कई दीगर साबिक़ खिलाड़ियों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे और राष्ट्रपति भवन की गेट पर अपना अवार्ड रखकर पुरअमन तरीके से वापस चले आएंगे। उनकी हिमायत में अब कई साबिक़ खिलाड़ी सामने आए हैं जो उनकी पैरवी करने का इरादा रखते हैं। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक चीमा को 30 से ज़ायद साबिक़ ओलंपिक और दीगर मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों की हिमायत हासिल हुई है। इन खिलाड़ियों में गुरमिल सिंह और सुरेंद्र सिंह सोधी भी शामिल हैं। ये दोनों खिलाड़ी साल 1980 मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली हिंदुस्तानी हॉकी टीम का हिस्सा थे। इस ताल्लुक से सज्जन सिंह चीमा का कहना है कि गुज़िश्ता कई महीनों से किसान पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं। इसके बावजूद जब वो दिल्ली जाने लगे तो उन पर पानी की बौछार की गई और आंसू गैस के गोले फेंके गए। अगर बुजुर्गों और भाइयों की पगड़ी ऐसे उछाली जाएगी तो अवार्ड रखकर क्या करेंगे। हिंदुस्तान ने कनाडा के हाई कमिश्नर स्टीवर्ट बैग को आज तलब किया और वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनके वज़रा के हिंदुस्तान में किसानों के मामलात पर तबसरे को हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिल कबूल मुदाखलत करार देते हुए कहा कि इससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात पर बुरा असर पड़ेगा। वजारत खारजा ने बताया कि कनाडा के हाई कमिश्नर को तलब करके उन्हें आगाह किया गया है कि कनाडा के वज़ीर आज़म और काबीना के कुछ वज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट ने हिंदुस्तानी किसानों के बारे में दिए गए रिमार्क्स हिंदुस्तान के दाखिली मामलों में नाकाबिल कबूल मुदाखलत है। अगर इस तरह की सरगर्मियाँ मज़ीद जारी रहीं तो हिंदुस्तान और कनाडा के ताल्लुकात मुतासिर होंगे। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 करोड़ 48 लाख के पार हो गया। 4 करोड़ 43 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15 लाख 11 हज़ार से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच इटली में जुमे के रोज़ इन्फेक्शन की परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ एक ही दिन में 993 लोगों की मौत हो गई।
मुल्क के अस्पतालों में हालात ख़राब है। अगर यही हालत रही तो ज़्यादातर अस्पतालों को मेकशिफ्ट वार्ड बनाने होंगे। इस बीच इटली की हुकूमत ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म गिसेप कॉन्टे ने कहा कि क्रिसमस और न्यू ईयर पर आधी रात को होने वाली पार्टियां नहीं होंगी। हिंदुस्तान में कोरोना के नए केसेस में कुछ दिन से कमी के बावजूद मुतासर अफराद की तादाद 96 लाख के करीब पहुंच गई है और वहीं अब इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद मुसलसिल बढ़कर 90 लाख से ज़्यादा हो गई है। पिछले 5 दिनों से कोरोना के नए मामले 40,000 से कम रहे और सेहतमंद अफराद का तनासुब इससे कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से एक्टिव केसेस की शरह कम होकर 4.35% हो गई है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकज़ी वजारत की जानिब से जुमे को जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,595 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासर अफराद की तादाद 95,71,000 हो गई है। इसी दौरान 42,916 मरीज सेहतमंद हुए हैं और इसके साथ रिकवरी की शरह बढ़कर 94.20% हो गई है। अब तक 90,16,000 मरीज इस बीमारी को शिकस्त दे चुके हैं। नए मामलों के मुकाबले सेहतमंद होने वालों के मामलों में 6,861 की कमी वाक़ हुई है और उनकी तादाद कम होकर 4,16,000 रह गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 631 नए मामला दर्ज किए गए हैं और 2 अमवात हुई हैं, जिसके बाद बहैसियत मजमूई ताहाल मुस्बित मामलात की तादाद 2,72,123 हो गई, जबकि अमवात बढ़कर 1467 दर्ज की गई हैं। रियासत में मौजूदा तौर पर 8,826 सरगर्म मामलात हैं। 802 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,61,830 हो गई है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना के मुद्दे पर जुमे के रोज़ ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शामिल हुए। उन्होंने वैक्सीन की तैयारियों को लेकर तफसीली तौर पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। पहला टीका बीमार बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को लगाया जाएगा। एक न्यूज़ एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने मीटिंग में जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें कहा गया कि सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इनमें सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर के वर्कर भी शामिल होंगे। उनके बाद करीब 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस एहलकार, फौज के जवान और म्युनिसिपल वर्कर्स जैसे लोग शामिल होंगे। 1 हफ्ते से वैक्सीन को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी काफ़ी एक्टिव हैं। 28 नवंबर को उन्होंने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद के जाइडस बायोटेक पार्क और हैदराबाद में भारत बायोटेक फैसिलिटी का दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। 30 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डॉक्टर रेड्डीज की टीमों से बातचीत की। पीएम ने उन्हें सलाह दी थी कि आम लोगों को वैक्सीन के असर जैसी बातों के बारे में आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करें। आप सभी वरिष्ठ साथियों का बहुत बहुत आभार। इस चर्चा में आपने जो विचार व्यक्त किए, जो सुझाव दिए, मैं समझता हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैक्सीन को लेकर जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है वो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को और मजबूत करेगा। यहां जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें भी विस्तार से ये बताया गया कि कितने दिनों से प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, अब कहां पहुंचे हैं और किस मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, इस बारे में बीते दिनों में मेरी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लंबी बात हुई थी। टीकाकरण को लेकर राज्य सरकारों के अनेक सुझाव भी मिले थे। कुछ दिन पहले मेरी मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाने का जो प्रयास कर रही वैज्ञानिक टीमें हैं, काफी देर तक उनसे बहुत ही सार्थक मेरी बातचीत हुई है। वैज्ञानिकों से भी मिलने का मौका मिला है और भारत के वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं।
उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मजबूत है जी। अभी अन्य देशों की कई वैक्सीनों के नाम बाजार में हम सब सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इस वजह से स्वाभाविक है पूरी दुनिया की नजर भारत पर भी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अपने मुतालबात के सिलसिले में मुजाहरा करने वाले कोरोना वॉरियर्स के साथ पुलिस के वहशियाना रवैये की सख्त मजम्मत करते हुए उसे शर्मनाक करार दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि शर्मनाक कोरोना वॉरियर्स पर इस तरह की बेरहमी महज इसलिए है क्योंकि वो अपने हक की नौकरी के लिए धरना दे रहे हैं। जालिम बीजेपी हुकूमत की इंतजामी ताकत का काबिले नफरी मुजाहरा। इसके साथ उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें मध्य प्रदेश के दारुल हुकूमत भोपाल में पुलिस अपने मुतालबात के सिलसिले में धरना देने वाले कोरोना वॉरियर्स पर लाठी भांज रही है और उन्हें घसीट रही है। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि 130 करोड़ की आबादी की टीकाकारी पर कोई रोड मैप पेश नहीं किया गया। मुल्क में करोड़ों लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है, वो वैक्सीन के लिए पैसे कहां से लाएंगे? उनको वैक्सीन सब्सिडी में दी जाएगी या फिर वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी? इस हवाले से वजीर आजम ने ऑल पार्टी मीटिंग में कोई बात नहीं कही है। आज की जो प्रेजेंटेशन उनमें नहीं मिला हमें, वहां एक बात कहा गया कि हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड। ये बात मुझे समझ में नहीं आया। हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड, लेकिन ये कौन तय करेगा कि किसको ये जरूरत है या नहीं? तो इसमें मेरा थोड़ा बात समझ में नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि हमारे देश में करोड़ों की आबादी की लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल है। तो जिनकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल है, वो 2-3 डोज पता नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुमे को ऐलान की जाने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में मुसलसिल तीसरी मरतबा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की। रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास के बाद आज उसका ऐलान गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। आरबीआई ने रेपो रेट को 4% और रिवर्स रेपो रेट को 3.35% पर रखा। ये मुसलसिल तीसरा मौका है जब आरबीआई ने दोनों के नरखों में कोई तब्दीली नहीं की। दास ने कहा कि मौजूदा माली साल में मजमूई घरेलू पैदावार यानी जीडीपी की शरह -7.5 रहने का अंदाजा है। उन्होंने कहा कि दही और शहरी मांग में बेहतरी आ रही है। तवक्को है कि दही मांग में बेहतरी से मजीद तक़वियत मिलेगी जबकि शहरी मांग भी जोर पकड़ रही है। Moody's statement yesterday that Italy and India are most exposed to economic and financial consequences of the shock. You see, we have made our internal assessments of the likely NPA scenario. The Supreme Court hearings are in the final stages. We will wait for the court orders, but we have made our internal estimates. And as you will be well aware, the financial stability report is due in the last week of December. And once we get... इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 3 T20 की सीरीज के पहले मैच में 11 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया की ये T20 में लगातार 8वीं जीत है। टीम को पिछली बार 8 दिसंबर 2019 को वेस्टइंडीज ने हराया था। ये मैच तिरुवनंतपुरम में हुआ था। इसके बाद भी टीम एक मैच जीती, लेकिन फिर इसी साल 5 जनवरी को श्रीलंका के खिलाफ गुवाहाटी में खेला गया T20 बेनतीजा रहा। इसके बाद हिंदुस्तान कोई T20 मैच नहीं हारी। मैच का स्कोर कार्ड देखने के लिए हम आपको इसके तफसील बता देंगे। हिंदुस्तान की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये 2 हार के बाद पहली जीत है। पिछले मुकाबले में 27 फरवरी 2019 को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से शिकस्त दी थी। कैनबरा T20 में हिंदुस्तानी टीम ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 7 विकेट गंवाकर 150 रन ही बना सकी।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।